जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है जेपी व गोल्डन स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। तो छात्रों, साइंस विज्ञान 2022 का जो क्वेश्चन आंसर है और क्वेश्चन बैंक है, यदि उसे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 2023 में आने वाले साइंस पेपर हमारे लिए इजी हो जाता है। यानी अगर आगे की कार्य करना है तो पीछे आपको उसका क्या चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, आपको उसका बेस चाहिए। तो आगे 2023 में फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे निर्देश पढ़ना है। जैसे खंड अ में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 80 में 40 ही आपको बनाना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। 40 क्वेश्चन आपको बनाना है, ऑब्जेक्टिव 40 बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। इसको जो है या तो समझ लेंगे, सुन लेंगे, या जो आपको समझ में नहीं आएगा उसको एक बार रफ कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले आगे हम बात करेंगे नंबर 1 में नेत्र द्वारा। नेत्र मतलब मानव आंख, हमारी जो आंख है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा आंख है वो कैसा दिखता है। वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। कैसा? उत्तल लेंस की तरह दिखता है। तो हमारी जो आंख है वो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। तो जैसे आप कंप्यूटर देखे हैं, यदि हम डायरेक्ट वैसे ही समझने के लिए बात करते हैं, कंप्यूटर पर जो कोई चित्र देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसका स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे आंख में भी बैक साइड में जो है दृष्टि पटल है, एक तरह से कह सकते हैं स्क्रीन है। उसी पर जो है इमेज बनता है। यानी मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना यानी दृष्टि पटल, हिंदी में हुआ रेटिना या दृष्टि पटल पर। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इमेज कहाँ बनता है? प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट के साथ समझा रहे हैं, इसलिए आपको जो है घबराना नहीं है। अधिक से अधिक मार्क लाने के लिए, है ना, इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। इस चैनल के अंतर्गत जितने वीडियो है 10th स्तर के, सारे को देखें। और इससे पहले फॉर्मूला से भी क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो फॉर्मूला यदि आप नहीं देखे साइंस का, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को, यानी जो करंट है, देखते हैं ना घर में जो तार लगी रहती है, तो उस तार से क्या करंट पास अगर होती है तभी तो बल्ब जलती है या फिर पंखा चलती है। तो वही है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो वो होता है आमीटर। क्या होता है? आमीटर। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो 1 नंबर का जो है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो कैसा बनता है? वो तो बनता है कहाँ पे, देख लिया आपने, रेटिना पर, जो कि होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। क्या होता है? वास्तविक यानी रियल, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, नेत्र द्वारा, क्योंकि ये नेत्र जो है हमारा उत्तल की तरह दिखता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या यूज होता है? अमीटर। जैसे हमारे घरों में जो बिजली का वायरिंग है ना, मीटर से घर में जो तार लगी हुई है, तो उस तार से होकर जो करंट पास करती है बिजली, तो उसको नापने के लिए क्या यूज करते हैं? अमीटर। क्या करते हैं? अमीटर। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछ ले विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, तो आपको एम्पियर याद रखना है। क्या? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। मतलब ऐसा फॉर्मूला है जिसमें एक होगा कि निरूपित नहीं करेगा। तो चलिए इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बैकग्राउंड में जाके। ध्यान दीजिए,
देखिए करंट पास करने के लिए आपको परिपथ चाहिए। तो जैसा कि प्रश्न है, माना कि ए बी कोई तार है, क्या है, कोई तार है, तार तो देखे है ना, जिसका प्रतिरोध R है। अब उस तार को यहाँ से जो है बैटरी से जोड़ा गया है, बैटरी से करंट ये I देख रहे हैं, I माने बिजली जा रही है इस तार में, फिर ये सर्किट में चल रही है, यानी कि परिपथ पूरा होता है तो ये प्रक्रम जारी रहेगा, ठीक है। तो बैटरी से करंट जाएगी यहाँ से ए बी तार में, फिर नीचे आकर के ऐसे ये चलती रहती है। तो इस स्थिति में ए बी तार की जो प्रतिरोध R है और विभवांतर भी है, ठीक है। तो विभव का आना जाना, तब इस स्थिति में क्या होता है, जो शक्ति होती है या जो ऊर्जा होती है, जो बिजली है या बिजली की जो शक्ति है, हमारा पावर, विद्युत शक्ति, वो होता है ऊर्जा बटे समय या कार्य बटे समय, ठीक है। तो W/T होता है। तो कार्य के लिए फॉर्मूला होता है VIT, यानी विभवांतर गुणे धारा गुना समय, ये होता है W बराबर, नीचे में T है। अब यहाँ से एक T कट जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा P बराबर, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर VI का मतलब विभवांतर गुना धारा, V से विभवांतर, I से धारा, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ेंगे तो P बराबर फिर V के बदले क्या लिख सकते हैं, IR, ऑप्शन में मिलेगा आपको ये। V के बदले क्या होता है, ओम के नियम से, IR, ओम के नियम से इंटू I, तो I गुना करेंगे I²R, तो एक फॉर्मूला तो फिर नीचे निकल गया, P बराबर I²R। ये सब विद्युत शक्ति है, ठीक है। उसके बाद फिर यहीं से इम्प्लाइज करेंगे, फिर P निकालेंगे, P बराबर I के बदले लिखेंगे V/R, I के बदले V/R, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा गुना R। अब यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो V का स्क्वायर R का स्क्वायर गुना R है, एक R कट जाएगा तो P बराबर हो गया V²/R। तो देखते हैं इतना ये सिमिलर ऑप्शन है, ये सभी जो है विद्युत शक्ति के लिए सही है, लेकिन इसके अलावा जो होगा, जो गलत लगेगा देखने में, इससे मैच नहीं करेगा VR से, या यहाँ पर देख रहे हैं VI से, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए कैसे निकला? तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे VI, ये तो निकला है बिल्कुल सही। विद्युत शक्ति मांग रहा है ना, विद्युत शक्ति को P से दिखाते हैं, यही नहीं मांग रहा है, तो VI तो निकल गया, ठीक है। V²IR ये भी बिल्कुल सही है, I²R ये भी आया है। तो I² आपने देखा था, निकाल के दिखाए थे, I² ये भी आ रहा है, लेकिन क्या IR² निकला? IR² नहीं लिखना, इसीलिए यहाँ पर जो है 3 का जो है D है ना, आंसर हो जाएगा D। IR² जो है P को, यानी कि विद्युत की शक्ति को निरूपित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, अभी आपने देखा था ऊपर में 1 नंबर का, ठीक है, जो नेत्र था। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो 4 नंबर का है, उसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। अगर समझना चाहते हैं तो चलिए समझ लेते हैं, ताकि ये लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रहे। ध्यान देना है, उत्तल लेंस आंसर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस देखिए है ना, बीच में ये प्रधान अक्ष है। अब यहाँ से कोई रोशनी जो है लेंस पे आ रही है, तो ये इस तरह से कहाँ से गुजरेगी, आगे जिस बिंदु से गुजरेगी, एक बिंदु से गुजरेगी आगे, फिर एक दूसरी रोशनी या प्रकाश देते हैं इस लेंस पे, ठीक है। तो ये भी जो है लेंस से यहाँ से पार करने के बाद ये अगले पॉइंट से निकलेगी, एक ही बिंदु पे, जहाँ पे ऊपर से प्रकाश आई, फिर नीचे से प्रकाश, दूसरी प्रकाश दिए दूसरी बार, तो इस बिंदु पे आके जो है मिल रही है। तो दोनों प्रकाश एक बिंदु पे आके मिल रही है, दोनों किरणें, तो यहाँ पे इसका जो है कोई ना कोई चित्र बन जाएगा, ठीक है, वस्तु का इमेज बन जाएगा। तो दोनों जो है यहाँ पे किरण जो है एक बिंदु पे मिल रही है, यहाँ से जो P पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं ये वास्तविक होता है, ठीक है। यहाँ से जो है प्रकाश किरण आकर के एक बिंदु पे मिल रही है। लेकिन जो अवतल लेंस की बात करते हैं, ये गलत क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ से जो प्रकाश गई है ये इधर जाके और दूर भाग गई है, फिर एक प्रकाश और दी, ये भी दूर भाग गई है, तो कहीं तो मिले तो नहीं। ये जो किरण है, प्रकाश किरण, ये 1 और ये 2, ये दोनों मिली क्या? नहीं मिली। तो इसीलिए वास्तविक की जब बात करते हैं, इसमें वास्तविक इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है। और यहाँ पे आपने देखा उत्तल लेंस में दोनों किरणें एक बिंदु को मिली है, तो वास्तव में मिली, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसलिए चलिए, कांच तो होगा नहीं
क्योंकि कांच के साइड में कलई करना पड़ेगा तब ना होगा शीशा, और कांच की पट्टी का है ये तो नहीं होगा। तो चलिए, तो इसका 4 का आंसर हो गया, 4 का उत्तल लेंस बी हो गया, उत्तल लेंस। 5 का है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। 5 का, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर यानी बदलकर रिफ्लेक्ट होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस को दिखाते हैं एफ से, फोकस को एफ से दिखाते हैं। याद रहे, फोकस की परिभाषा भी याद हो गई। अब है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक मतलब क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। फोटोग्राफी कैमरा, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे चित्र में देखिए, ये क्या है, कैमरा तो देखें फोटो खींचने वाला, आप भी खिंचाए होंगे कभी, या मोबाइल में भी कैमरा है, देखें ध्यान से। तो उस कैमरा में या जो कैमरा होता है डिजिटल कैमरा जो भी, उसमें इस तरह का जो है लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है, जो कि दिख रहा है कैसे, उभड़ा हुआ दिख रहा है दोनों साइड, इसलिए उत्तल लेंस है। अब यहाँ से प्रकाश किरण देंगे लेंस पर जो आएगी, है ना, कैमरा के पास आएगी तभी ना इसका इमेज बनेगा। फिर यहाँ से तो ये जो है ऐसे अपवर्तित होकर के इससे पास कर जाएगी, फिर ऐसे ही पास कर जाएगी। अब यहाँ पे जो है ये मान लेते हैं कैमरा है, क्या है, कैमरा के आगे में लेंस है। तो लेंस पर जब रोशनी आती है, यानी कि जब अंधेरा नहीं रहता, जब रोशनी रहती है, जो रोशनी आती है तो वो कैमरा में पड़ती है। तो लेंस से होकर के यहाँ पे कैमरा पे जो है एक बिंदु फोकस पर जो है वो किरण पहुँचती है, जहाँ पहुँचती है वो फोकस हुआ। तो कैमरा, तो लेंस और कैमरा के बीच की जो डिस्टेंस है, क्या कर रहा है, लेंस और कैमरा के बीच की जो डिस्टेंस है, लेंस और कैमरा के बीच का जो यहाँ के फोकस की जो डिस्टेंस है, फोकस दूरी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस बना इन दोनों प्रकाश के कारण। अब यहाँ पर जो ये लेंस देख रहे हैं, ये अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक लेंस यानी उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस में ही ऐसा होता है। और ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश किरण आती है वो एक बिंदु पे मिलती है, ठीक है। अभिदृश्यक का मतलब जो प्रकाश किरण है वो एक बिंदु पर मिलती है। तो एक बिंदु पर मिलना मतलब क्या होना, एक तरह से वो कन्वर्ज हो रही है, इसलिए वो अभिसारी लेंस भी कहलाती है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर जो है फोकस हो जाती है, फोकस्ड हो जाती है वो जो प्रकाश किरण आई एक बिंदु पर, ठीक है। इसीलिए अभिदृश्यक लेंस जो है यहाँ पे, है ना, उत्तल लेंस कहलाएगा, अभिसारी लेंस कहलाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस जो होता है उत्तल होता है। अभी आपने देखा कैसे उत्तल है, कैसे अभिसारी है, इसीलिए उत्तल को अभिसारी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। ऑप्शन सी। 7वां प्रश्न है, किसी शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में देखें छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आपने देखा कि जो प्रकाश किरण आती है वो एक बिंदु पर मिलती है, तो उसके लिए जो है आपका उत्तल लेंस जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, तो चलिए समझना पड़ेगा। 50 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, तत्काल आंसर इसको मार लेते हैं। अब समझ लेते हैं आगे क्यों। 7 का कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, डिक्शनरी का जो अक्षर है वो क्या है, छोटे है, छोटे है, तो उसके लिए कम फोकस दूरी चाहिए, ज़्यादा फोकस दूरी थोड़ी चाहिए, कम फोकस दूरी चाहिए। जब फोकस दूरी कम होगी, क्या कर रहा है, जब फोकस दूरी कम होगी, ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो पावर है, जो क्षमता है वो अधिक होगी। बिल्कुल सही है, फोकस दूरी अगर कम होगी तो क्षमता अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी तो वो चीज़ क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए छोटे अक्षर को हम बड़ा दिखने के लिए ना लेंस का प्रयोग करेंगे। तो अगर फोकस दूरी कम होगी, क्योंकि जो अक्षर छोटी है, तो जब फोकस दूरी कम होगी तो उत्तल लेंस की जो शक्ति है, जो पावर है, क्षमता है, वो अधिक होगी, इसलिए वो क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, तो उसमें किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और उत्तल लेंस में जब फोकस दूरी कम होती है तो पावर अधिक होती है, पावर जब अधिक होती है तो वो बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस यही सही होगा, बाकी ऑप्शन को नहीं देखना है। देखेंगे तो देख सकते हैं,
लेकिन सही आंसर 50 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होगा सही। समझ गए, समझा दिए चित्र के साथ। अगला प्रश्न है, थोड़ा तेजी में खींचेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस में है। किस में है? माइनस में है, माइनस 15 cm है। दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी है, जैसे कि आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला का वीडियो है साइंस का, अगर नहीं देखे हैं तो उसमें जो है देख लीजिएगा। इस टाइप का मिलेगा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही गया, मैं पहले ही बता दिया था। तो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इन दोनों में u वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, f फोकस दूरी, यानी u v f तीनों निगेटिव होती है। क्या होती है? माइनस होती है। तो हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, देखना है प्लस में है कि माइनस में है। ठीक है, तो सवाल क्या कर रहा है उसको समझ लेते हैं। तो दोनों अवतल में क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, फोकस दूरी माइनस होता है। दोनों की फोकस दूरी यानी कि f, फोकस दूरी माने f, फोकस दूरी आपने देखा दोनों क्या होती है? माइनस होती है। तो जब फोकस दूरी माइनस हो, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, तो इसका मतलब वो अवतल है, क्योंकि लेंस या दर्पण के बाईं तरफ जो है फोकस दूरी होती है, तो वो क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। समझ गए ना वहां पे। तो उस स्थिति में जो है वो होगा दोनों अवतल। क्या होगा? दोनों अवतल होगा। अवतल दर्पण भी होगा, अवतल लेंस भी होगा। ठीक है, तो 8 का C समझ गए दोस्तों। अगला है 9वां कि वोल्ट बराबर होता है, ये होता है जूल प्रति कूलम। क्या होता है? जूल प्रति कूलम, यानी कि J से जूल, C से कूलम। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मतलब कूलम। ठीक है, वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम जो है ये सही होगा। 9 का B। तो फॉर्मूला से आ रहा है, देख रहे हैं ना फॉर्मूला से कितना आ रहा है। तो मेरा जो वीडियो फॉर्मूला वाला वो देखिए और बताइए कितना आया फॉर्मूला से। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? तो उसको जो है करंट कहते हैं, यानी विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन ए। जहां पे प्रोसेस लगेगा समझने का ज्यादा, वहां समझाएंगे जरूर। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक पूछ ले, एम्पियर होगा। क्या होगा? एम्पियर। 11 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? जैसे जूल बराबर वोल्ट गुना एम्पियर, जूल बराबर कूलम वोल्ट, जूल बराबर एम्पियर वोल्ट। तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए इसका फॉर्मूला निकाल के समझा देते हैं, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सेट जब हो जाएगा तो वो क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में रह सकता है, अन्यथा भूल जाएंगे। ध्यान देना है कि विभव बराबर क्या होता है फॉर्मूला। विभव जो कार्य होता है, विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ठीक है, अब पूछेगा कार्य बटा आवेश का मात्रक क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है, जिसको VC दिखाते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मतलब कूलम, कूलम को C से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, विभव का मात्रक वोल्ट, कार्य का जूल, आवेश का कूलम। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो J को 1 यहाँ पर 1 है मान लेते हैं, तो J गुना 1 J होगा बराबर V गुना C होगा VC या CV, दोनों सही है। तो यहाँ जो है ये ध्यान देंगे, तो यहाँ से J बराबर VC हो गया, तो J का मतलब जूल हुआ। अच्छा, C माना कूलम, ऐसे भी लिख सकते हैं, V माना वोल्ट। तो आपने क्या देखा कि जूल बराबर क्या सही आ रहा है यहाँ से फॉर्मूला से? कूलम वोल्ट। क्या आ रहा है? कूलम वोल्ट। तो कूलम वोल्ट जहाँ देखेंगे वही आपका सही होगा। तो कूलम वोल्ट जूल बराबर कूलम वोल्ट, ऑप्शन बी, 11 का ऑप्शन बी सही याद रखना है। 12 नंबर का क्रियाशील समूह से क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। ये भी फॉर्मूला से है, इसे भी याद रखेंगे। इस टाइप का फॉर्मूला देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वहां से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 13 नंबर, एथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H4 को हम लोग बोलते हैं एथिलीन गैस।
क्या कहते हैं, एथिलीन गैस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे पास जो है समझने के लिए रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल का फॉर्मूला। और सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4। इसको अगर 100 डिग्री C तक गर्म करते हैं तो रिएक्शन से बनता है C2H5HSO4, ठीक है, और प्लस जल, C2H5HSO4 प्लस जल। उसके बाद फिर यहाँ पर C2H5HSO4 को 170 डिग्री C से गर्म करते हैं तो हमको कौन सा गैस प्राप्त होता है, एथिलीन। एथिलीन गैस का फॉर्मूला C2H4 और प्लस H2SO4। तो C2H4 को कहते हैं एथिलीन। समझ गए, ये गैस है, क्या है, गैस है। अगला क्वेश्चन, आप सभी छात्र वीडियो को देखिए और आपको तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि दिमाग लगाए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कीजिए और क्वेश्चन को फेयर कीजिए एग्जाम के लिए। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो यहाँ देखिए जिंक लगा है, जिंक का संकेत Zn होता है, तो आंसर सीधा Zn देखना है। जिंक ब्लेंड Zn है ना, Zn से जिंक होता है, ठीक है, तो Zn हो जाएगा। जिंक ब्लेंड अकेला माइन भी किसका अयस्क है, वो जिंक का है, जिंक ब्लेंड जिंक का। 14 का बी ऑप्शन, 14 का बी। 15वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के यानी कि जिसमें तत्वों को रखा गया है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, ठीक है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1 होती है तो उस टाइप की जो भी तत्व होगी वो एक आवर्त में होगी। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो उस टाइप की जो भी एलिमेंट होगी वो अलग आवर्त में होगी, तो 1 वाला अलग, 2 वाला अलग होगी। बेमग का सर बड़ा इसलिए उन्होंने 2 बार मारा, यानी कि बेमग, बेमग, बे से होगा कोई तत्व, मग यानी कि Mg, तो BeMg वाला जो तत्व होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सेम ग्रुप में हो जाएगा, एक ही ग्रुप में होगा, तो संयोजकता उसका सेम होगा, है ना, सेम वैलेंसी होगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी, 15 का सी। 16 है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O ये बनाता है CaOH का होल 2, किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें पदार्थ जो है मिल रहा है आपस में, है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी प्लस के जुड़ गया। ये अभी अलग अलग था, ये अब यहाँ जुड़ गया, तो जुड़ जाता है, वो संयोग कर लिया तो संयोजन हो गया। संयोजन या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए C+O2 CO2 ये भी संयोजन, Fe+S FeS ये भी संयोजन अभिक्रिया, याद रखना है। 16 का बी, संयोजन, संयोजन। 17 जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, क्या कहते हैं, जल में अगर कोई भस्म जो है घुल जाए उसको क्षार कहते हैं, याद रखना है। 17 का बी, 17 का बी। नेक्स्ट है सोडा एस। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, धोबन सोडा कहते हैं, सुन के याद रखिए बहुत सारा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है, उसी का नाम है सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट। 20 क्वेश्चन करेंगे लगभग, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए 20 को समझेंगे आप, कमेंट करेंगे कितना सही जा रहा है। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक मतलब जिसका नाम अलग हो, ठीक है, माने एक तत्व और एक पदार्थ कुछ ऐसा होता है जिसका भिन्न भिन्न नाम है लेकिन फॉर्मूला एक ही होगा, जैसे चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, इन सभी का फॉर्मूला जो होता है ये सेम फॉर्मूला चलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैं एक वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं केमिस्ट्री के सूत्र वाले वीडियो में, वो जरूर देखिए, उसका लिंक आपको दे देंगे। वहां से बहुत क्वेश्चन फंस रहा है और आप ही बताइए गिन के वहां से कितना क्वेश्चन आया, ठीक है। तो 19 का जो है ये बी अलग लग रहा है, चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया, इन तीनों का फॉर्मूला पूछेगा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 चूना पत्थर, संगमरमर, खड़िया का सूत्र। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग है, इसका सूत्र अलग होता है, तो ये जो है इसका ऑप्शन जो है विजातीय हो जाएगा।
19 का बी, 19 का बी होगा POP। 20 नंबर देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा का माना खाने वाला सोडा होता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सूत्र वाले वीडियो में दिखा दूंगा मैं, उस पर लिखा हुआ है और वहाँ पे बेकिंग सोडा जो है पोस्टर पे लगा हुआ है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन जो है साइंस के बताए हैं। मैथ्स का अगर नहीं देखे तो उसका भी लिंक मिल सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फॉर्मूला से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करेंगे।